हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है, तो आज उसी पे थोड़े से बात करने आए हैं कि आखिर ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण होता क्या है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो बात तो 1991 की होती है। उस टाइम में देश की जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक स्थितियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं था। उस टाइम में हम अगर बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम के प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे देश के। तो उस टाइम में जो वहाँ का जो टैरिफ, जो कर प्रणाली थी और बहुत सारा लोन के नीचे हमारा भारत दबा हुआ था। और उस टाइम में अगर भारत के पास कुछ था तो वो था 15 दिनों का किसी प्रकार से चलने का राशन, जो कि काफ़ी नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। एक जिस प्रकार से किसी नाव पे एक डगमगाती इंसान को देख लो, तो वही नाव किसी समुद्र में चल रही थी। भारत बहुत बड़ा विशाल देश है और यहाँ की जनसंख्या बहुत ही तीव्रता के साथ बढ़ी आज़ादी के बाद से। लेकिन ऐसा हुआ कि 1991 में डॉक्टर नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उन्होंने एक नीति लाई। और वो मनमोहन सिंह के साथ मिलकर के, जो कि मनमोहन सिंह उस टाइम के वित्त मंत्री हुआ करते थे, और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने 1991 में एक नीति लाई जिसको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना गया। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आखिर ये उदारीकरण होता क्या है, हम कैसे जाने कि उदारीकरण क्या होता है। तो उदारीकरण का साफ मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से प्रतिबंधों का हटना। हम एक एक करके समझेंगे कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण क्या होता है। तो उदारीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ से प्रतिबंधों का हटना। पहले क्या होता था कि सरकार जो था, विदेशों से जो जो सामान आती तो उस पर प्रतिबंध लगा रखा था कि बहुत सारे विदेशी सामान जो था वो भारत में नहीं आ सकता था। लेकिन और अगर कुछ सामान आता था तो उस पर बहुत ज़्यादा जीएसटी लगा था। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बात करें तो अगर मान लीजिए कोई बाइक 2 लाख की है, उसकी प्राइस इंडिया में 2 लाख है, बट अगर वही बाइक हम विदेशों से मंगा रहे हैं तो लगभग 3 लाख 4 लाख का जीएसटी लगता था, और उसी बाइक का कीमत 4 6 7 लाख तक पहुंच जाता था। तो लेकिन जब भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाई 1991 में, तो उस टाइम में एक बिल पास किया गया था संसद में, तो जिसको हम उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कहते हैं। इसकी आलोचना भी की गई थी, लेकिन जब ये लागू हुआ तो बहुत ही कारगर साबित हुए। कोई भी चीज़ का दो पक्ष होता है, आलोचनात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष। तो इसकी सकारात्मकता ज़्यादा थी, आलोचनात्मक पक्ष कम थे। और उदारीकरण, मैंने जैसे बताया कि उदारीकरण का मतलब होता है प्रतिबंधों का हटना। और ये प्रतिबंध किस पे थे, तो औद्योगिक क्षेत्र पे थे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वित्तीय क्षेत्र में ये जो प्रतिबंध थे औद्योगिक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र में थे, जिसे सरकार ने हटा दी। लेकिन कुछ जो क्षेत्र थे उस पर उन्होंने, सरकार ने क्या क्या अपना प्रतिबंध रखा, जैसे कि रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा, इन दोनों पे सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं हटा। इस पे अपना 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 प्रतिबंध रखा। और अगर हम बात करते हैं वहीं, तो कुछ 5 क्षेत्र ऐसे थे जिसको लाइसेंस लाइसेंस समाप्त कर देगा टोटल का, 5 क्षेत्र को छोड़ करके। 5 क्षेत्र में आता है अल्कोहल, अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे जो रसायन होते हैं, औद्योगिक विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक की, इस पे सरकार ने लाइसेंस लागू रखा। चूंकि ये एक विनाशक पदार्थ होते हैं, अगर इस पे लाइसेंस हटा दिया जाए तो फिर काफ़ी अनहोनी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं अल्कोहल, अल्कोहल पे लाइसेंस लगा हुआ है, ये 5 क्षेत्र को सरकार ने अपने नियंत्रण में रखा। तो आपने अभी तक समझा कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण का साफ मतलब होता है कि कुछ औद्योगिक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र से जो सरकार ने 1991 में प्रतिबंध को हटाया था, वही उदारीकरण होता है। अब हम बात करते हैं निजीकरण की। निजीकरण क्या होता है, निजीकरण निजीकरण उसके बाद निजीकरण जो होता है कि सार्वजनिक उपक्रमों से स्वामित्व या प्रबंधन का ही हट जाना निजीकरण का आता है। ये सार्वजनिक उपक्रम क्या होता है कि सार्वजनिक उपक्रम का मतलब हुआ कि सरकारी जो कंपनियां थी, गवर्नमेंट कंपनी, उससे सरकार ने अपना स्वामित्व को हटा लिया। पहले सरकार, देश में कुछ बहुत सारी कंपनियां थी, जिसमें उस टाइम में 3 प्रकार की बातें होती थी। एक वो कंपनी थी जिसपे सरकार का पूरा नियंत्रण था, एक वो कंपनी थी जिसपे सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर उसको चलाया करती थी, लेकिन सरकार का स्वामित्व उस पर हुआ करता, और एक लघु उद्योग था। तो टोटल नियंत्रण जो था 1991 के पहले वो सरकार के हाथों में थी, वो निजी कंपनियों के हाथों में नहीं थे। लेकिन सरकार ने क्या किया, 1991 में जो ये नीति पारित किया था उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की, तो इन्होंने निजीकरण किया। निजीकरण से में क्या किया कि अपने जो प्रतिबंध और या स्वामित्व जो था सरकार का, उसको उन्होंने हटा लिया। हटाने के बाद उन्होंने क्या किया, पहला काम किया कि कुछ कंपनियां, कुछ जो गवर्नमेंट कंपनी तो उन्होंने निजी क्षेत्र के हाथों बेच दी।
बहुत सारे जो गवर्नमेंट कंपनी थी उसमें 50-50 का हिस्सा रखा कि आधी कंपनी को बेची, आधी सरकार अपने पास रखी। आधी कंपनी बेचने का मतलब था कि आधा क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें 51% सरकार ने बेच दे कोई प्राइवेट सेक्टर को। अब वो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, उस 51% जो कंपनी था उसको उसका मालिक हो गया वो, और वो सरकार को 49% जो कंपनियां बची उसकी उसका वो टैक्स देगा, उसका वो प्रॉफिट उसको सरकार को देगा। तो सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार से अपनाई। और अगर हम बात करते हैं तो निजीकरण क्षेत्र दो दो क्षेत्रों में उन्होंने रखा। सरकार ने दो क्षेत्र पे अपना स्वयं का नियंत्रण रखा था, एक रेल परिवहन था और दूसरा था परमाणु ऊर्जा। इस पे सरकार का स्वयं नियंत्रण था। और फिर बात आती है वैश्वीकरण की। आखिर ये वैश्वीकरण होता क्या है? वैश्वीकरण भारत कोई भी किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जो हम करते हैं वही वैश्वीकरण होता है। मतलब जैसे हम उदाहरण से समझने का प्रयत्न करें तो मान लीजिए हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किए। कैसे? बहुत सारे देश हमारे देश से बाहर चावल जाते हैं। भारत के मसाले बहुत फेमस है ठंडे प्रदेशों के लिए, वो ठंडे प्रदेशों में जाते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारे देश का मसाला किसी ठंडे प्रदेश में जा रहा है, मतलब हमारा जो वैश्वीकरण हो रहा है, मतलब हमारे जो मसाला है उसका विश्व बाजार में मांग हो रही है और विश्व बाजार से हमें प्रॉफिट आ रहा है, कुछ मनी जा रही है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण किया गया। वैश्वीकरण को जो बढ़ावा देने वाले कुछ कारक थे उस टाइम में था संचार, प्रौद्योगिकी। उसके बाद अगर बात करें तो बाह्य प्रापण में क्या था कि कोई भी देश का कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल दूं, मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ से ही मैं किसी अन्य देश के लोगों को या फिर अपने ही देश के लोगों को कुछ बता के, कुछ समझा के जो हम इनकम कर रहे हैं, जो हम पैसे कमा रहे हैं, वही हमारा बाह्य प्रापण हुआ। तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, बहुत सारी बातें। और उस टाइम में अगर हम 19 थोड़ा सा पीछे चले 1948 में, तो उस टाइम में 23 देशों ने मिल करके एक संगठन बनाया था। उसका उद्देश्य था कि विश्व व्यापार को बढ़ावा देना और उस संगठन का नाम था GATT। अगर GATT का पूरा नाम बताया जाए तो जनरल अरेंजमेंट ऑन टेरिफेटेड, GATT 1948 में ये कई देशों ने 23 देश ने मिलकर के इसको बनाया था। और इसका क्या उद्देश्य था? प्रमुख उद्देश्य के जैसे हमने बात की कि विश्व व्यापार जो था उसको बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन ये उतना सफल नहीं रहा। तो इसी के स्थान पे 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। इसको हम विश्व व्यापार संगठन के नाम से भी जानते हैं। अब WTO की जो मुख्यालय, पहले इसकी बात कर लेते हैं। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और भारत भी इसके संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। WTO का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व व्यापार के जो प्रमुख विश्व व्यापार को आपस में बहुत बढ़िया तरीके से जोड़ के रखना और उसको एकीकृत तरीके से रखना। और ये WTO हमारे विश्व व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सफल हुए हैं। और इसके कुछ मैंने पहले ही बात की थी कि हर एक चीज़ की एक आलोचनात्मक पक्ष होती है और एक सकारात्मक पक्ष होती है। भारत जो था उसके जो कुछ WTO जो था उसके जो कुछ आलोचनात्मक पक्ष थे वो थे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी वो विकासशील और गरीब देशों के बेरोजगारों पर कब्जा कर लेते थे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई, जैसे हम एक एग्जांपल ले मान लेते हैं कि कोई कंपनी अमेरिका से भारत में आई। भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देश, विकसित देश। अगर हम यहाँ विकासशील और विकसित देश की बात आती है तो बता दें कि विकसित देश उसको कहा जाता है जिसके प्रति वर्ष का जो आय होता है वो $49,500 के करीब होता है। और गरीब देश उसको कहा जाता है जिसकी आय $2,500 प्रति वर्ष के होता है, प्रति व्यक्ति आय इसको देखा जाए तो। और भारत एक विकासशील देश है, चूंकि इसकी आय लगभग $6,700 प्रति व्यक्ति है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो फिर हम अभी कुछ और समझा देते हैं वैश्वीकरण के बारे में। जैसे कोई देश यहाँ कंपनियां आई भारत, और यहाँ भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पे बहुत सारे कंपनियां हैं जो विकासशील है गरीब के बाजारों में। उन्होंने उसको क्या किया, उस पर अपना कब्जा कर लिया, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। छोटे और गरीब समुदाय की संस्कृतियां जो है वो संकट में आने लगी। ये तो इसके आलोचनात्मक पक्ष है। लेकिन बहुत सारे दार्शनिक जो थे उन्होंने इसको एक वैश्वीकरण के सुअवसर के रूप में देखा। वो कैसे देखा कि विकासशील देशों, जो विकासशील देश है उसको एक बाजार मिला, पूरा विश्व का बाजार मिला, जहाँ पे वो अपने सामानों को बेच करके, वहाँ से आयात करके, वहाँ से निर्यात करके अपने देश को विकसित बनाने की ओर अग्रसर हो सकता है। और विकासशील देशों
को तकनीकी भी प्राप्त होती है। कैसे तकनीकी प्राप्त होती है उस पर भी थोड़े से बात करते हैं। जैसे कोई कंपनियां बाहर से आई इस देश में, हम भारत में तो भारत की बात करते हैं, बाहर से कोई कंपनी विदेशों से कोई कंपनी भारत में आती है, वो अपनी तकनीकी का उपयोग यहाँ करती है और हम उस तकनीकी को देख के सीखते हैं। तो ये सकारात्मक पक्ष है। तो वैश्वीकरण के बहुत सारे सकारात्मक पक्ष हैं और कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, लेकिन सकारात्मक पक्ष ज़्यादा है। तो आज हम लोगों ने क्या समझा कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ये कैसे हुए, कैसे आया। ये नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आया था वह ये नीति, क्योंकि उस टाइम में भारत बहुत ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा संकट में थी और भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए ये नीति अपनाया गया 1991 में। धन्यवाद।